नमस्कार बच्चों, हमारी अगली कहानी गैंग्रीन है जिसके लेखक अज्ञे जी है। तो आज हम अज्ञे जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। तो देखते हैं। तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक माने जाने वाले श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 ईस्वी में देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर। तो यहाँ पर एक शब्द आया है कि प्रयोगवाद। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? अज्ञे जी। तो ये प्रयोगवाद क्या था? तो जैसे हमारी चर्चा इस पर पहले भी हुई है कि जो आधुनिक काल का जो काव्य था, जो कविता का भाग था, वो कई युगों में विभक्त था, जिसमें पहला आता है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, और तीसरा छायावाद युग, और चौथा है प्रगतिवाद युग, पांचवा प्रयोगवाद युग, और फिर नई कविता। तो ये जो प्रयोगवाद युग है, ये जो अज्ञे जी हैं, इसी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे, इसलिए इनको प्रयोगवादी कवि माना जाता है। ये भाषा के नए नए प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। उपमानों में, शिल्प में, काव्य वस्तु की दृष्टि से इन्होंने कई नए प्रयोग किए। यहाँ पर भी एक शब्द आया है तार सप्तक। जैसे कि मैंने कहा कि अज्ञे द्वारा तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो तार सप्तक भी थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि तार सप्तक क्या था। ये 4 जो तार सप्तक थे उनका संपादन अज्ञे जी ने किया था, और प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं शामिल थी। चलिए आगे देखते हैं कि इनके पिता का नाम श्री हीरानंद शास्त्री वात्स्यायन था। क्या नाम था इनके पिता का? श्री हीरानंद शास्त्री वात्स्यायन, और वे पुरातत्व विभाग में थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने सन 1925 ईस्वी में मैट्रिक तथा 1929 ईस्वी में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया तथा इन्हें कारावास की यातना सहनी पड़ी। जेल में रहते हुए इन्होंने साहित्य सहित अनेक विषयों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। यानी कि जब इनको जेल हुई तब भी उन्होंने जेल में रहते हुए भी कई पुस्तकों का अध्ययन किया। 1940 ईस्वी में इनका विवाह हुआ, परंतु इनके दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं रहे। इनके जो पति पत्नी संबंध थे वो ठीक नहीं रहे। 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक 3 वर्ष इन्होंने सेना में भी बिताए। यानी कि इन्होंने सेना में भी काम किया था। इन्होंने अपने समय के अनेक प्रतिष्ठित पत्र व पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें प्रतीक, सैनिक, दीनमान, नवभारत टाइम्स व विशाल भारत प्रमुख है। तो कौन से पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने? प्रतीक, सैनिक, दीनमान, नवभारत टाइम्स और विशाल भारत। इन्होंने तार सप्तक की 4 आवृत्तियों का भी संपादन किया। जैसे कि हम पहले ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने तार सप्तक के 4 आवृत्तियां यानी कि 4 तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था, जिनमें हर प्रत्येक जो तार सप्तक था उसमें 7 कवियों की रचनाएं शामिल थी। ये 1960 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति के अध्यापक भी रहे, और इनका देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ। तो आपको याद रखना है कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में। रचनाएं। अज्ञे जी हालांकि एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने अनेक कालजयी कहानियों व उपन्यासों की रचना भी की है तथा उनके उत्कृष्ट निबंध व यात्रा वृत्तांतों का सृजन किया है। यानी कि इन्होंने लगभग हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी कहानी संग्रह है विपथगा, जो आपकी गैंग्रीन कहानी है, जिसका एक नाम रोज भी है। वो कहानी इसी कहानी संग्रह कौन से? विपथगा में ही संकलित है। परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप। उपन्यास है इनके शेखर एक जीवनी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत, अरे यायावार याद रहेगा, व एक बूंद सहसा उछली। यात्रा वृत्तांत किसको कहते हैं?
लेखक जो यात्राएं करते हैं उनके विषय में जो वो साहित्य लिखते हैं उन्हें यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। निबंध संग्रह त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, स्मृति रेखा, लिखी कागद कोरे। काव्य संग्रह हैं उनके भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। पुरस्कार एवं सम्मान। अज्ञे जी को प्राप्त 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार निम्नलिखित है। उनको 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले थे, कौन कौन से? एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार पर मिला, और एक उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो उनके काव्य संग्रह कितनी नाव में कितनी बार पर मिला। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कितनी नाव में कितनी बार पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कहानी साहित्य की इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, जो इनका कहानी साहित्य है उसकी विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं। अज्ञे जी कहानी साहित्य में प्रेमचंद और जैनेंद्र के बाद प्रमुख स्थान रखते हैं, यानी कि कहानी साहित्य में सबसे आगे किनको स्थान मिलता है? प्रेमचंद और जैनेंद्र को। प्रेमचंद को तो कथा सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें जैनेंद्र संस्थान का कहानीकार कहा जाता है। जैनेंद्र संस्थान का यहाँ पर अभिप्राय है कि जैनेंद्र जी मनोविश्लेषणात्मक जो कहानियाँ हैं कहानीकार के रूप में माने जाते हैं, तो अज्ञे जी ने भी ऐसी ही कहानियाँ लिखी। मनोविश्लेषणात्मक का अर्थ यहाँ पर है कि मानव के व्यवहार से है। यही कारण है कि इनकी कहानियों में भी जैनेंद्र के समान विद्रोह की भावना देखी जा सकती है, लेकिन जहाँ जैनेंद्र गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण समझौते के लिए शुरू हो जाते हैं, वहाँ अज्ञे क्रांति उत्पन्न करने की विचारधारा रखते हैं। जो अज्ञे जी की कहानियां हैं वो जैनेंद्र संस्थान की मानी जाती है, लेकिन जैनेंद्र फिर भी कहीं ना कहीं गांधीवाद से प्रभावित थे, इसलिए वो समझौते के लिए भी तैयार हो जाते थे। लेकिन अज्ञे जी कैसे थे? क्रांतिकारी विचारों के लेखक थे और वो समझौते में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहानी संग्रह कोठरी की बात इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। इस कहानी संग्रह की सभी कहानियां विप्लव क्या होता है? क्रांति, विप्लव और विद्रोह की भावना से परिपूर्ण है। क्रांति पथ यानी कि क्रांति के रास्ते पर स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। इनकी कहानियों में क्रांति के रास्ते पर स्त्री और पुरुष दोनों पात्र ही भाग लेते हैं, बल्कि स्त्रियां जो पात्र है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहसी तथा देश प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देती है। देश और क्रांति के समक्ष वे अपने प्रेम, स्वार्थ और यहाँ तक कि अपने शरीर की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटती। उन्होंने अपनी कहानियों में जो स्त्री पात्र लिए हैं वो देश प्रेम के सामने अपनी शरीर का बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटती है। इस संदर्भ में विपथ का कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। आगे का विचार था कि सामाजिक बुराइयों, दरिद्रता जो गरीबी है, जमींदारी प्रथा तथा शोषकों के अत्याचार के विरुद्ध क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन आगे चलकर अज्ञे ने कुछ सामाजिक कल्पना प्रधान तथा भाव प्रधान कहानियां भी लिखी। इस दृष्टि से हरसिंगार, गैंग्रीन, दुख और तितलियां, अमर वलरी, परंपरा बसंत, सभ्यता आदि उल्लेखनीय कहानियां हैं। इन कहानियों में लेखक ने भारतीय समाज की गरीबी, संघर्षमय परिवार तथा ग्रस्त जीवन की घुटन का चित्रण किया है। तो आपकी जो कहानी गैंग्रीन है इसमें भी लेखक ने ग्रस्त जीवन की जो घुटन है उसका चित्रण किया है, जो आपको कहानी पढ़ने से पता चलेगा। आगे की भाव और कल्पना प्रधान कहानियों के अंतर्गत जिज्ञासा, अलिखित कहानी, बंदी का खुदा के बंदे, अमर वलरी, प्रतिध्वनियाँ, सेब और देव आदि को गिनवाया जा सकता है। ये सभी इनकी प्रमुख कहानियां यहाँ पर लिखी गई है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकते हैं। इन कहानियों में अज्ञे का दार्शनिक रूप उभर कर सामने आता है। यहाँ पर ये जो दार्शनिक शब्द आया है, तो दार्शनिकता क्या होती है? जहाँ पर मानव के जन्म, उद्देश्य, कारण और विभिन्न संबंधों को समझना चाहता है लेखक, उसके विषय में जब बात करता है तब कहानियों में क्या आती है? दार्शनिक भावना आती है। इस प्रकार की कहानियों में दार्शनिक रूप उभर कर सामने आता है, और इस प्रकार की कहानियों में जहाँ एक और कल्पना और मार्मिक अनुभूतियाँ है, जो मन को छूने वाली जो अनुभूतियाँ है, अनुभव है, वहाँ दूसरी ओर आदर्शवाद की स्थापना भी है। आदर्शवाद से अभिप्राय यहाँ पर है आदर्श चरित्र की स्थापना और नैतिकता। कुछ कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी विद्यमान है। मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ हमने जैसे ऊपर भी चर्चा की है कि मानव के व्यवहार पर आधारित जो कहानियाँ हैं, इनकी कहानी नारंगिया देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की बेकारी की समस्या को उजागर करती है।
आगे चलकर अज्ञे ने कहानी कला में कुछ नवीन प्रयोग भी किए। मेजर चौधरी की वापसी तथा सांप आदि कहानियां मात्र स्केच है। स्केच का अभिप्राय है रूपरेखा। इसी प्रकार से ज्ञान कहानी को लघु कथा की कोटि में रख सकते हैं, यानी कि ये लघु कथा है, छोटी जो कहानी से थोड़ा सा छोटा रूप हो जिसका, उसे लघु कथा कहते हैं। लेकिन इनकी कहानियों में कर्तव्य तथा प्रेम का संघर्ष सर्वत्र देखा जा सकता है, यानी कि मनुष्य के मन में यह अंतर्द्वंद रहता है कि वह किसको निभाए, कर्तव्य को या प्रेम को। जहाँ कहीं अज्ञे ने शोषित वर्ग और निम्न वर्ग का चित्रण किया है, वहाँ वे जैनेंद्र संस्थान में स्थान नहीं पा सकते, क्योंकि शोषित वर्ग और निम्न वर्ग का चित्रण प्रगतिवादी विचारधारा में आता है, तो इसलिए वो ऐसी कहानियाँ उनकी जैनेंद्र संस्थान में नहीं आती। फिर भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण इनकी कहानियाँ साधारण पाठकों की समझ से बाहर है। इन्होंने ज़्यादातर कहानियाँ अपनी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यानी कि मानव के व्यवहार से संबंधित लिखी है, जो कि साधारण पाठक समझ नहीं पाते। पुनः अज्ञे ने प्राय समस्यामूलक कहानियाँ भी लिखी है। वे समस्या को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, कहानियों में उनका समाधान नहीं दिखाते। कहा जा सकता है कि अज्ञे ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से युक्त समस्यामूलक कहानियाँ लिखी है, जिनमें दार्शनिक और विद्रोह के भाव विद्यमान हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी तथा जयदोल अज्ञे के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनकी भाषा शैली, अज्ञे एक बहुपठित यानी कि बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया था, एवं बहुश्रुत। बहुश्रुत का अर्थ है यहाँ पर कि जिसने अनेक विषयों की ज्ञान संबंधी बहुत सी बातें सुनी तथा याद कर रखी हो, तो वो बहुपठित और बहुश्रुत साहित्यकार थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया था, अतः संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं पर उनका असाधारण अधिकार था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कहानियों में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है। जैसे कि हमने जयशंकर प्रसाद की भाषा देखी थी, तो उनकी भी भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली थी, तो और अज्ञे जी की भी यही भाषा है। लेकिन उनको अंग्रेजी अथवा उर्दू के शब्दों से कोई गुरेज नहीं था, लेकिन अज्ञे जी ने अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। भाषा के बारे में उनका दृष्टिकोण अत्यधिक उदार नजर आता है, अतः उन्होंने यथास्थान उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। गैंग्रीन कहानी का एक उदाहरण है, देखिए। दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो, यानी कि उस घर पर, उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य है, यानी कि अनकहा, अस्पृश्य, अनछुआ, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। ऐसी शाप की छाया जो उस घर पर फैल रही थी। अज्ञे ने अपनी कहानियों में प्राय वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, स्वंदात्मक तथा आत्मकथात्मक शैलियों का खुलकर प्रयोग किया है। अज्ञे भाषा के पूर्ण मर्मज्ञ यानी कि ज्ञाता थे, अतः उनका शब्द चयन, वाक्य गठन तथा वाक्य विन्यास अद्वितीय बन पड़ा है। यहाँ पर वाक्य विन्यास का अर्थ है कि वाक्य का क्रमबद्ध अध्ययन जो था उनका, वो अद्वितीय अद्भुत बन पड़ा है। यही नहीं, उनकी संवाद योजना भी सुंदर एवं सार्थक है। संवादों के कारण उनकी कहानियों में नाटकीयता उत्पन्न हो गई है। उनकी भाषा जहाँ एक और पात्रों के अनुकूल है और प्रसंग के भी अनुकूल है, वही दूसरी ओर पात्रों के भाव को अभिव्यक्त करने में भी समर्थ है। उनकी कहानियों की भाषा अर्थवत्ता की खोज करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अर्थवत्ता का अभिप्राय है अर्थ का विस्तार करती हुई। मेरे प्रिय कहानियाँ की भूमिका में भी लिखते भी हैं कि मेरे लिए रचना कर्म हमेशा अर्थवत्ता की खोज से पूर्ण रहा है और यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई। उनको ऐसे लगता था कि कहानियों में उनके जो अर्थवत्ता की खोज है, अर्थ के विस्तार की जो खोज है, वो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो क्योंकि कहानी में मैंने उसके लिए नाकाफी पाया। कहानी में जो अर्थ विस्तार है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, इसलिए वो कहानियों से दूर हो गए। अज्ञे ने अपनी कहानियों की भाषा में लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का सफल प्रयोग किया है। उनका विचार है कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा की अर्थ शक्ति बढ़ जाती है। अज्ञे जी का बिंब व प्रतीक विधान सर्वथा नवीन है। तो यहाँ पर बिंब जो शब्द आया उसका अर्थ वो अंग्रेजी भाषा की इमेज का हिंदी रूपांतर है बिंब शब्द, और बिंब का अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना, यानी कि किसी अमूर्त वस्तु को मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव, यानी कि जो हमारे इंद्रियां होती है, आँख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, जो 5 जो हमारे ज्ञान इंद्रिय मानी जाती है, उनके द्वारा उनके आधार पर, उनकी कल्पना के आधार पर जो बिंब होता है वो निर्मित होता है। यानी कि बिंब को हम शब्द चित्र कह सकते हैं।
और प्रतीक विधान यहाँ पर एक शब्द है कि प्रतीक विधान का अर्थ है कि कवि व लेखक के मन की अनुभूति से पाठक के मन से तादात्म्य स्थापित कराने के लिए एक विशेष साधन का जो नाम होता है वो प्रतीक विधान है। लेखक अपने प्रतीक चुनकर सहज ही अपने भाव को अभिव्यक्त कर देता है प्रतीकों के माध्यम से। जहाँ कवि वे लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते हैं वहाँ उनकी भाषा चमक उठती है। भाषा के कारण ही अज्ञे की कहानियाँ सभी कहानीकारों से सर्वथा अलग थलग है। वस्तुतः अज्ञे का कवि होना उनकी कहानियों के लिए वरदान साबित हुआ। उनकी सबसे मार्मिक कहानियाँ वही है जिनमें उनकी कवि दृष्टि दिखाई देती है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अज्ञे की कहानियों की भाषा अनेक स्थलों पर काव्यमयी प्रतीत होती है, क्योंकि वो कहानीकार से के साथ साथ एक कवि भी थे। अंत में प्रोफेसर वासुदेव ने उनकी कहानियों की भाषा के बारे में उचित ही लिखा है कि उनकी कहानी की शैली में ताजगी है, भाषा की सरलता है और है स्वच्छंदता। अज्ञे की भाषा हिंदी गद्य की भाषा का आधुनिकतम रूप है। भाषा के लिए हिंदी में लचीलेपन की अपेक्षा की जाती है, वह अज्ञे और जैनेन्द्र की भाषा में वर्तमान है।